नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। रात का समय था, आसमान काले गरजते बादलों से ढका हुआ था। अचानक से मूसलाधार वर्षा शुरू हो जाती है। बीच बीच में बिजली की गड़गड़ाहट का शोर होता है। शहर से थोड़ी दूर एक कब्रिस्तान था जिस पर कुछ ज्यादा ही वर्षा गिरती मालूम हो रही थी। आसमानी बिजली बार बार कब्रिस्तान के नजदीक गरज के वापस चली जाती, मानो कोई उसे जमीन छूने से पहले ही ऊपर खींच लेता हो। अचानक से तेज धमाके के साथ बिजली उस कब्रिस्तान पर गिर पड़ी और धमाका इतना तेज था कि एक पल के लिए रात में भी दिन हो गया था। बिजली का करंट पूरी जमीन पर दौड़ने लगता है और कब्रिस्तान में बनी कब्रों में समा जाता है। बादल पूर्ण प्रभाव के साथ बरसते रहते हैं और तभी जमीन को फाड़ता हुआ एक कब्र से हाथ बाहर निकलता है। सड़े गले से उस हाथ पर जगह जगह घाव थे। एक एक करके कब्रिस्तान की सभी कब्रों में से वैसा ही हाथ निकलने लगते हैं। एक बार फिर से बिजली चमकती है और कब्रों को फाड़ते हुए उनमें दफन मुर्दे बाहर निकल आते हैं। उनको देखने मात्र से ही अज्ञात होता है कि वो जिंदा इंसान तो कतई नहीं है। वस्त्रों के नाम पर चिथड़े लटक रहे थे और उसी प्रकार से शरीर का मांस भी चिथड़ों की तरह लटक रहा था। कुछ मुर्दों की तो त्वचा इतनी गल चुकी थी कि अंदर की हड्डियां साफ नजर आ रही थी। सभी की आंखें सफेद पत्थर जैसी थी। इंसान का मृत शरीर दफनाने के बाद गलने लगता है और कंकाल बन जाता है। उन मुर्दों की जो अवस्था थी वो मरने के बाद कंकाल बनने के बीच की थी। धीमे कदमों से वो सब कब्रिस्तान के दरवाजे की ओर बढ़ने लगते हैं और उनका गंतव्य था कुछ ही दूर पर बना हुआ एक घर। उस घर से आने वाली इंसानी गंध उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। नावीद खान कब्रें खोदने का काम करता था और अपने परिवार के साथ कब्रिस्तान से कुछ ही दूरी पर बने छोटे से घर में रहता था। उसके परिवार में उसका 15 साल का बेटा, 12 साल की बेटी और उसकी बीवी थी। उस रात भी रोज की तरह खाना खाकर उसका परिवार गहरी नींद में सो रहा था। नावेद इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसकी कर्म भूमि से निकलकर मौत उसकी ओर चले आ रही है। नावेद की नींद खुली तो वो खिड़की से बाहर देखने लगा और बिजली की चमक में उसे सड़क पर चलते हुए लोग दिखाई दिए। नावेद सोचने लगा कि वो सब कौन है और रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। नावेद उठा और अपना छाता लेकर बाहर की ओर चल पड़ा। नावेद घर से निकलकर कुछ कदम ही चला था कि उसे सुबह पढ़ी खबर याद आ गई। कुछ महीनों से कब्रिस्तानों में से लाशें गायब हो रही थी और पुलिस ऐसा करने वालों को अब तक पकड़ नहीं पाई थी। नावेद सोचने लगा कि कहीं ये वही तो लोग नहीं हैं और ये इतने धीरे क्यों चल रहे हैं। इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा थी। ऐसे में नावेद ने सोचा कि वापस जाकर पुलिस को फोन करना चाहिए। तभी बिजली की जोरदार चमक से नावेद को उन सबके चेहरे दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर उसकी चीख निकल जाती है और वो वापस घर की ओर भागने लगता है, लेकिन एक पत्थर से टकरा कर गिर जाता है। तभी उसकी बीवी बाहर आ जाती है जो नावेद की चीख सुनकर जाग गई थी। क्या हुआ आपको? नावेद की बीवी सबीना उसके पास आ उसे खड़ा करने में मदद करती है, लेकिन तब तक वो मुर्दे उनके करीब पहुंच जाते हैं। दोनों घर की ओर मुड़ते हैं तो देखते हैं कि दो मुर्दे घर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। नावेद भागकर उन्हें बाहर खींचता है। सबीना भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन 6-7 मुर्दे उसे पकड़ लेते हैं और उसके शरीर पर काटने लगते हैं। उधर नावेद ज्यादा देर तक उन मुर्दों को संभाल नहीं पाता और उन 2 मुर्दों के साथ 3 अन्य मुर्दे उस पर हमला कर देते हैं। उनकी आवाज सुन उनके दोनों बच्चे आरिफ और सानिया बाहर आते हैं तो अपनी माँ बाप को ऐसे देखकर घबरा जाते हैं। आरिफ भागकर अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मुर्दे उसे भी पकड़ लेते हैं। सानिया दरवाजे के पास जड़ बने खड़ी रहती है और ये सब देखकर सहम जाती है। सानिया भाग जा यहाँ से,
मुर्दों के झुंड में फंसा नावेद जब कुछ मुर्दों को सानिया की तरफ जाते देखकर कहता है, भाग जा सानिया। सानिया को वहीं खड़े देख नावेद फिर से कहता है और वो 12 साल की बच्ची सड़क पर दौड़ने लगती है। वो सब मुर्दे सानिया के परिवार को छोड़ उसके पीछे चल पड़ते हैं। रुद्र भारतीय एयरफोर्स का ऑफिसर था और रात की फ्लाइट से अपने शहर पहुंचा था। उसके मना करने के बाद भी उसकी पत्नी गौरी उसे लेने एयरपोर्ट चली गई थी। हाईवे पर गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी। मैंने कहा था ना कि मैं कैब से आ जाऊंगा, रुद्र ने गौरी से कहा। मैं आपसे मिलने के लिए 2 और घंटे वेट नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं खुद ही आ गई। पर अगर मुझे पता होता कि आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगेगा तो मैं ना ही आती, गौरी ने मुरझाया हुआ चेहरा बनाते हुए कहा। ये आप कैसी बात कर रही हैं? भला मुझे क्यों बुरा लगने लगा? मैं तो इसलिए मना कर रहा था ताकि इतनी रात गए आपको परेशानी ना हो। मुझे कोई परेशानी? रुद्र, गाड़ी रोकिए, गौरी ने जल्दबाजी में कहा। रुद्र गाड़ी धीमी कर साइड में रोक देता है। क्या हुआ? रुद्र चिंतित स्वर में पूछता है। गौरी गाड़ी से उतरकर पीछे भागती है और लेफ्ट साइड की सड़क की ओर देखती है, जिस पर एक बच्ची हाईवे की ओर भागी आ रही थी, जिसे गौरी ने खिड़की से देखा था। वो लड़की भागकर गौरी से आकर लिपट जाती है। वो बुरी तरह कांप और रो रही थी। रुद्र भी उनके पास आ जाता है और दोनों उस लड़की को चुप कराते हुए उससे सवाल करने लगते हैं कि उसे क्या हुआ है। पहले दोनों पति पत्नी को लगता है कि शायद बच्ची को कोई उठाकर यहाँ ले आया है और उसके साथ गलत करने की कोशिश की है। अम्मी, अब्बू, भाई, हाफते हुए टूटे फूटे शब्दों में वो उस ओर इशारा करते हुए कहती है, यहाँ से वो भाग कर आई थी। क्या हुआ बेटा? तुम्हें किसी ने कुछ कहा? क्या हुआ अम्मी अब्बू को? रुद्र उससे सवाल करने लगता है कि तभी गौरी घबराई हुई आवाज में कहती है, रुद्र। उसकी बात सुन रुद्र उसकी ओर देखता है, लेकिन वो पीछे सड़क की ओर देख रही थी। रुद्र भी गौरी की नजर की दिशा में देखता है तो उसे कुछ लोग उनकी ओर दिखाई देते हैं। सानिया उन दोनों के पीछे छिप जाती है और सहमी सी कहती है, वो मेरी अम्मी अब्बू और भाई को खा गए। गौरी और रुद्र दोनों हैरानी से पूछते हैं, ये इतने धीरे क्यों चल रहे हैं? कुछ अजीब सा लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ कोई वीडियो प्रैंक हो रहा है? आजकल लोगों को उसका भूत चढ़ा हुआ है। गौरी रुद्र की बात का जवाब देती है। रुद्र उन मुर्दों की तरफ बढ़ने लगता है और गौरी उसे रुकने को कहती है, लेकिन वो आगे बढ़ता रहता है। गौरी भी उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन सानिया ने उसे कसकर पकड़ रखा होता है। रुद्र उनके करीब पहुंचता है तो उसे सड़ी हुई लाशों की गंध आती है। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन बिजली अभी भी चमक रही थी। कौन हो तुम लोग और उस बच्ची के पीछे क्यों पड़े हो? रुद्र के सवाल का वो कोई जवाब नहीं देते और उसकी ओर बढ़ते रहते हैं। बिजली की गड़गड़ाहट होती है और रुद्र की आंखें उनके शरीर को देखकर फट जाती है। उन्हें देखते ही रुद्र समझ जाता है कि वो इंसान नहीं है। वो उल्टे पैरों से वापस भागता है और गौरी व सानिया को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। क्या हुआ रुद्र? कौन थे वो? गाड़ी में बैठने के बाद रुद्र को कॉल डायल करते देख गौरी पूछती है। वो इंसान नहीं थे गौरी, वो ज़ॉम्बी जैसा कुछ था। फोन कान पर लगाते हुए रुद्र जवाब देता है। ये तुम क्या कह रहे हो रुद्र? गौरी हैरानी से पूछती है। हेलो, रुद्र कॉल पर बात करता है और उन्हें परिस्थितियों के बारे में अवगत कराता है, लेकिन सामने से उत्तर सुनकर उसका पारा चढ़ जाता है और वो गुस्से में फोन कार के डैशबोर्ड पर पटक देता है। क्या हुआ रुद्र? लेकिन रुद्र के पास कुछ कहने के लिए समय नहीं था, क्योंकि वो ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी के पास पहुंच गए थे। रुद्र ने उन्हें शीशे में देख लिया था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और फुल स्पीड में पीछे कर दी। 1-2 ज़ॉम्बी उसकी चपेट में आकर गिर पड़े, लेकिन कुछ देर बाद फिर से उठ खड़े हुए। रुद्र, यहाँ से निकलते हैं, हम अकेले इनका सामना नहीं कर पाएंगे। पुलिस को भी लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वो हाईवे पर गाड़ी आगे दौड़ा लेता है। थोड़ी दूर बढ़ने पर उन्हें एक गाड़ी नजर आती है जो उन ज़ॉम्बी की दिशा में जा रही थी। रुद्र अपनी गाड़ी को उनकी गाड़ी के आगे रोक देता है और उतरकर उस गाड़ी की तरफ जाता है। उस गाड़ी से एक आदमी और एक औरत उतरते हैं। क्या हुआ भाई साहब? ऐसे गाड़ी रोकने का क्या मतलब है? वो आदमी कुछ उखड़े स्वर में कहता है। आई एम सॉरी, मेरा नाम रुद्र है और मैं इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर हूँ।
रुद्र एक सांस में बोलता है, मुझे पता है कि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, पर आगे ज़ॉम्बी है, उन्होंने 3 लोगों को भी खा लिया है। रुद्र की बात सुन वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। ज़ॉम्बी? मतलब चलती फिरती लाशें? क्या भाई साहब, आपको मूर्ख बनाने के लिए हम ही मिले क्या? कहाँ है आपका कैमरा, कहाँ है? वह आदमी व्यंग्यपूर्ण अंदाज में कहता है, अरे ओ वैदेही, जरा बाहर तो आओ, हमारी वीडियो बन रही है। उसकी बातें सुन रुद्र का पारा बढ़ने लगता है। तभी गौरी सानिया के साथ रुद्र के पास आ जाती है और वैदेही भी अपनी गाड़ी से उतर जाती है। आपको मजाक लग रहा है ये सब? हमने खुद उन्हें अपनी आंखों से देखा है और इस बच्ची ने उनके हाथों अपने परिवार को खत्म होते देखा है। अभी तक इसके चेहरे पर दहशत है और आपको यह सब मजाक लग रहा है तो ठीक है, जाइए आगे, खुद देख लीजिएगा। रुद्र गुस्से में कहता है, राघव तुम तो जानते ही हो कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है। वैदेही राघव की ओर देखते हुए कहती है। राघव अपनी गाड़ी को खोलता है और उसमें से बंदूक निकालता है। रुद्र और गौरी उसे प्रश्नात्मक नजरों से देखते हैं। पापा विधायक हैं हमारे, राघव उत्तर देता है। 1 मिनट, अगर तुम्हारे पापा विधायक हैं तो उन्हें कॉल करके सिचुएशन के बारे में बताओ, ऐसे कैसे बिना देखे बता दें? तो खुद देख लो, गौरी कहती है और सब हाईवे की ओर देखते हैं। यहाँ से उन ज़ॉम्बी की टोली आ रही थी। राघव बंदूक लेकर उनकी ओर बढ़ता है और उन्हें वहीं रुकने के लिए चेतावनी देता है, लेकिन वो आगे बढ़ते रहते हैं। पागल हो गए हो तुम, वो ज़ॉम्बी है, उन पर तुम्हारी धमकियों का कोई असर नहीं होगा। रुद्र राघव के हाथ से बंदूक छीनकर एक साथ 6 गोलियां चला देता है, लेकिन उन ज़ॉम्बीज पर कोई असर नहीं होता। चलो सभी गाड़ी में बैठो, रुद्र चिल्लाता है और सब गाड़ियों की ओर चलते हैं। लेकिन राघव की गाड़ी के पास 2 ज़ॉम्बी खड़े थे। हे भगवान, ये कहां से आ गए? वैदेही पीछे हटते हुए कहती है। अब्बू अम्मी, सानिया उनके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन गौरी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी गाड़ी में बैठा देती है। सब हमारी गाड़ी में आ जाओ। जल्दी से सब गाड़ी में बैठ जाते हैं और रुद्र गाड़ी स्टार्ट करता है। सामने से एक और ज़ॉम्बी आ रहा था, जिसे गाड़ी से रौंदता हुआ रुद्र आगे बढ़ जाता है। राघव अपने पापा को कॉल करता है और उन्हें परिस्थिति के बारे में बताता है, लेकिन वो राघव की बात को मजाक में लेते हैं। लेकिन जब वैदेही उनसे बात करती है तो उन्हें पुलिस उस हाईवे पर भेजनी पड़ती है। हालांकि वो पुलिस को ये बताते हैं कि वहाँ पर कुछ संदिग्ध गतिविधियों के बारे में सूचना मिली है। 20 पुलिस वालों का एक दस्ता हाईवे की तरफ निकल पड़ता है और रुद्र की गाड़ी को उस ओर आते देख वो उनसे रोककर जानकारी लेते हैं। राघव, तुम सबको लेकर शहर जाओ, मैं इनके साथ जाता हूँ। रुद्र राघव से कहता है, नहीं, मैं भी साथ चलूंगा। राघव दृढ़ता से कहता है। दोनों पुलिस दल के साथ खतरे की ओर चल पड़ते हैं तो गौरी वैदेही और सानिया के साथ अस्पताल जाती हैं ताकि सानिया का चेकअप हो सके। सानिया से बातें करते वक्त उन्हें पता चलता है कि सानिया का घर कब्रिस्तान के पास था और उन दोनों के दिमाग में एक ही बात आती है कि हो ना हो वो जिंदा मुर्दे उसी कब्रिस्तान से आए हैं। उधर रुद्र और राघव पुलिस के साथ हाईवे पर उन ज़ॉम्बीज के झुंड के पास पहुंच जाते हैं। पुलिस उन पर गोलियां चलाती है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता है। धीरे धीरे पुलिस वाले उन मुर्दों का शिकार बन खुद भी उन्हीं में बदल जाते हैं। SHO सूचना ऊपर देता है कि उन्हें और फोर्स की आवश्यकता है, ये ऐसे खत्म नहीं होंगे। रुद्र राघव से कहता है। तभी गौरी रुद्र को कॉल कर कब्रिस्तान के बारे में बताती है। राघव, हमें अभी चलना होगा। रुद्र और राघव बसते हुए किसी तरह वहां से निकलकर उस ओर चल पड़ते हैं जहां से सानिया आई थी। थोड़ी दूर भागने के बाद उन्हें राघव की गाड़ी मिल जाती है और उसी में बैठकर वो कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। वहां कब्रों में गड्ढे देखकर समझ जाते हैं कि वो मुर्दे यहीं से जागे हैं। रुद्र को कब्रिस्तान की भूमि पर अजीब सी वाइब्रेशन की आवाज आती है और वो उंगलियों से छूकर देखता है तो उसे हल्का सा करंट महसूस होता है। लगता है यहाँ आसमानी बिजली गिरी थी। राघव रुद्र को कब्रिस्तान में बने काले गड्ढे को दिखाता है। हो सकता है वो लाशें बिजली के प्रभाव से जागी हों। बिजली का कुचालक है रबड़। रुद्र अपने आप से बातें करता है और फिर राघव की ओर देखकर कहता है, राघव, अपने पापा से कॉल कर उनसे पिघली हुई रबड़ भिजवाने के लिए कहो, जितनी हो सके उतनी। राघव हाँ में सिर हिलाता है और फिर दोनों वापस मुर्दों की झुंड की ओर चल पड़ते हैं।
वहां पहुंचकर देखते हैं कि लगभग सभी पुलिस वाले संक्रमित हो चुके थे। उनमें से कुछ पुलिस वाले पेड़ों पर चढ़े हुए थे और एसएचओ पुलिस की गाड़ी पर चढ़ा हुआ था, जिसे मुर्दों का झुंड पलटाने की कोशिश कर रहा था। उन्हें वहां आया देख वो झुंड उनकी ओर बढ़ने लगता है। रुद्र गाड़ी को रिवर्स में चलाने लगता है और मुर्दों की ओर बढ़ते रहते हैं। फिर अचानक से रुद्र गाड़ी टॉप स्पीड में आगे दौड़ा देता है, जिसकी टक्कर से कई मुर्दे इधर उधर उछलकर गिर जाते हैं। रुद्र एसएचओ की गाड़ी के पास अपनी गाड़ी रोक लेता है और वो कूदकर उनकी गाड़ी में बैठ जाता है। जब तक मुर्दे खुद को संभालते पेड़ों पर चढ़े, 2 अन्य पुलिस वाले भी आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। रुद्र गाड़ी को आगे भगाता रहता है। रास्ते में उसे एक गड्ढा दिखाई देता है, जिसकी गहराई लगभग 4 फीट थी। रुद्र गाड़ी उस गड्ढे के किनारे पर रोक देता है और सबको अपना प्लान बताता है। राघव कॉल कर रबड़ को उसी लोकेशन पर भेजने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद पिघली हुई रबड़ भरा ट्रक वहां पहुंच जाता है और उसे भी वो खड्डे के किनारे खड़ा कर देते हैं। उनकी योजना का एक और भाग पूर्ण हो जाता है और तभी वो झुंड वहां पहुंच जाता है और रुद्र के इशारे पर सभी लोग गाड़ी को धक्का देकर उस गड्ढे में फेंक देते हैं और खुद उसमें कूद जाते हैं। उनके पीछे पीछे मुर्दों का झुंड भी गड्ढे में उतर जाता है। रुद्र की योजना अनुसार सब बीच में विपरीत किनारे पर जाकर खड़े हो जाते हैं और मुर्दे के बीच में आने का इंतजार करते हैं। जब मुर्दे बीच में आ जाते हैं तो रुद्र के इशारे पर सब भागकर गाड़ी के सहारे बाहर निकल जाते हैं और इसी के साथ गड्ढे में पाइप के द्वारा पिघली हुई रबड़ को डाल दिया जाता है और रुद्र के सोचे अनुसार रबड़ के असर से मुर्दे निष्क्रिय होने लगते हैं और धीरे धीरे उनका शरीर गलने लगता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। रुद्र और राघव वैदेही और गौरी को इन्फॉर्म करते हैं। उन्हें पता था कि सुबह बहुत से सवालों का जवाब देना पड़ेगा, पर अभी उन्हें इस बात का संतोष था कि इन्होंने एक बहुत बड़े संक्रमण को फैलने से रोक लिया था। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। दुलपुरा गांव की सीमा पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कारण था पिछले 6 महीनों में छठे बच्चे की लाश मिलना। हमेशा की तरह इस बच्चे का दिल भी सीने से गायब था। ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था और पुलिस के खिलाफ गुस्सा भी। पुलिस पिछले 6 महीनों से खासी माथा पची कर रही थी, लेकिन उनके पास ना तो कोई सबूत था और ना ही हत्या का हथियार था। तो बस एक पैटर्न, सभी बच्चों की लाशें अमावस्या के अगले दिन मिलती थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हत्या अमावस्या की रात को ही की जाती थी। पुलिस ने अमावस्या की रात को दुलपुरा व उसके आसपास के गांवों में गश्त भी बढ़ा दी थी। उसके बाद भी कातिल 2 कत्ल कर चुका था। इस केस के इंचार्ज इंस्पेक्टर चौधरी को इन हत्यारों में तांत्रिक कोण नजर आ रहा था। अमावस्या की रात को कत्ल और फिर भी बच्चे की बॉडी से सिर्फ दिल का गायब होना, कहीं न कहीं ये तंत्र विद्या की ओर इशारा कर रहे हैं। इंस्पेक्टर चौधरी अपनी टीम को समझाते हुए कहते हैं, तुम लोग एक काम करो, अंडर कवर जाओ और गांव वालों से पता करने की कोशिश करो कि गांव में ऐसा कोई है क्या जो इन तंत्र मंत्र में लिप्त है। इंस्पेक्टर के आदेश पर उनकी टीम जानकारी जुटाने में लग जाती है। 7वीं अमावस्या की रात बिल्लू 8 साल का अनाथ बच्चा था और प्लास्टिक की थैली, बोतल आदि बिनने का काम करता था। उस शाम को वो दुलपुरा के मैदानों में भी अपना काम कर रहा था। ये मैदान बहुत बड़े थे और इसमें जगह जगह पर पहाड़ों के समान कचरे के ढेर लगे हुए थे। गांव के लोगों का इस तरफ कमी आना जाना होता था। सुबह या शाम कचरा डालने ही महिलाएं वहां जाती थी। एक औरत जिसने साड़ी पहन रखी थी और खुद को घूंघट में ढक रखा था, थैली हाथ में पकड़े उन मैदानों की ओर बढ़ रही थी। अरे ओ बिटुआ, मैदान में प्लास्टिक बिन रहे। बिल्लू ने नजरें उठाकर देखा तो वो औरत उसी को पुकार रही थी। खाना चाहिए क्या? थैली को आगे बढ़ाते हुए उस औरत ने पूछा। खाने के नाम पर बिल्लू के भी पेट में हलचल होने लगी। सुबह से रात हो गई थी, लेकिन खाने के नाम पर उसने एक सूखी डबल रोटी खाई थी। अपना मन बनाकर वो औरत की ओर बढ़ा और उसके हाथों से खाने की थैली पकड़ ली। रात हो गई है और तुम अभी तक काम कर रहे हो, घर नहीं जाना क्या? उस औरत ने प्यार भरी आवाज में बिल्लू से पूछा। हमारा कोई घर नहीं है काकी, वैसे भी अगर ज्यादा देर काम करेंगे तो कुछ पैसे अपने लिए जोड़ लेंगे। बहुत ही बढ़िया,
इतना कहने के बाद उस औरत ने बिल्लू के चेहरे पर एक फूंक मारी, जिसके प्रभाव से बिल्लू बेहोश होकर गिर पड़ा। उस औरत ने कुछ मंत्र बड़बड़ाए और बिल्लू देखते ही देखते 7 इंच के एक गुड्डे में बदल गया। उस गुड्डे को उठाकर वह औरत वहां से चल पड़ी। अगले दिन उसी मैदान में बिल्लू की लाश मिली और अन्य लाशों की तरह उसका भी दिल गायब था। साहब, बिल्लू नाम था उसका, अनाथ था। लोगों ने अपने बच्चों का पहले से ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया था। शायद इसीलिए कातिल ने अपना शिकार बिल्लू जैसे बच्चों को बनाना शुरू कर दिया है। इंस्पेक्टर चौधरी को एक हवलदार जानकारी दे रहा था कि तभी थाने के बाहर शोर मचने लगा। इंस्पेक्टर चौधरी ने बाहर जाकर देखा तो दुलपुरा की सरपंच सीमा रानी के साथ गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। इंस्पेक्टर चौधरी, आप तो कह रहे थे कि पुलिस ने दुलपुरा और बाकी गांव की चौकसी बढ़ा दी है, फिर ये घटना कैसे घट गई? सीमा रानी ने रौब झाड़ते हुए कहा। और कुछ गांव वाले तो ऐसे आंखें दिखा रहे थे जैसे आंखों से पुलिस वालों को मार देंगे। देखिए सीमा जी, जैसा कि मैंने कहा था कि पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपना फर्ज निभा रही है। यह बात शर्मनाक जरूर है, लेकिन मानना पड़ेगा कि वो कातिल बहुत शातिर है, पर हम जल्द ही उसका पता लगा लेंगे। ये बात तो आप हर बार बोलते हैं, एक ग्रामीण आग बबूला होते हुए बोला, लेकिन इस बार करके दिखाएंगे। 8वीं अमावस्या की रात एक 12-13 साल का लड़का दुलपुरा की सड़कों पर रात के 8 बजे सब्जी रेडी लेकर आगे बढ़ रहा था। अमावस्या की रात अक्सर गलियां शाम ढलते ही सूनी हो जाती थी। अरे ओ बिटुआ, आलू देकर जाना, एक औरत ने उसे आवाज लगाई। उसने पलटकर देखा तो एक औरत जिसने घूंघट कर रखा था उसकी ओर आ रही थी। आलू का क्या दाम है? पास पहुंचकर उसने पूछा। जी 20 रुपए किलो। कितना तोले? इतनी रात गए सब्जी बेचने निकले हो, डर नहीं लगता क्या? उस औरत ने फिर से प्यार भरे शब्दों में कहा। डर का क्या है, लगता है तो लगता रहे, जब तक सारी सब्जी नहीं बिक जाती घर नहीं जाता मैं, उस बच्चे ने सहजता से जवाब दिया। उस औरत ने उसी तरह से फूंक मारी और वो बच्चा बेहोश होकर गिर पड़ा। औरत ने फिर से उसे तंत्र शक्ति से गुड्डे में बदल दिया और उठाकर ले चली। वह उसे लेकर दुलपुरा के खेतों में बने एक कमरे में पहुंची और उस गुड्डे को हड्डियों के बने आसन पर लेटा दिया। फिर खुद ने काले रंग के कपड़े धारण कर लिए और वहां बैठ तंत्र करने लगी। वह गुड्डा वापस लड़के में बदल गया और उस औरत के नाखून बढ़ने लगे। उसने अपने नाखूनों को उस लड़के के सीने में घोंपना शुरू किया ही था कि अचानक से दरवाजा खुल गया और इंस्पेक्टर चौधरी और उसकी टीम अंदर आ गई। बहुत हुआ तुम्हारा खेल। इंस्पेक्टर चौधरी ने आगे बढ़कर उस औरत को पकड़कर उसके सिर से कपड़ा उतार दिया और उसे देखकर सब हैरान रह गए। सीमा रानी? इंस्पेक्टर चौधरी ने हैरानी से कहा। तो तुम कर रही थी ये सब कत्ल? हाँ, मैं कर रही थी ये सब। आज मैं 8वीं बलि देकर काली शक्तियों की मालकिन बन जाती, लेकिन तुमने सब बेकार कर दिया। तुम यहाँ पहुँचे कैसे? सीमा रानी ने क्रोधित होते हुए कहा। मुझे पता था कि कातिल को इस बार भी किसी न किसी बच्चे की तलाश जरूर होगी, लेकिन लोगों ने तो अपने बच्चे को संभाल कर रखना शुरू कर दिया था, इसलिए कोई भी बच्चा मिलते ही कातिल उस पर जरूर हमला करेगा। ये बच्चा हमने ही भेजा था और इसके शरीर पर ट्रैकर लगा दिया था। अब बाकी के सवाल जवाब जेल में करना। इंस्पेक्टर चौधरी सीमा रानी को बाहर लेकर जाते हैं। यहाँ पहले से ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और सीमा रानी को जान से मारने की धमकियां दे रही थी। हाथ लगा के दिखा, सीमा रानी ने क्रोध में ग्रामीण से कहा, जो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। डायन हूं मैं, तेरे सारे खानदान को खा जाऊंगी, उसी तरह जैसे उन बच्चों के कलेजे खाए थे। सीमा रानी जोर जोर से हंसने लगती है और देखते ही देखते उसके शरीर में आग लग जाती है और घबरा कर सब पीछे हट जाते हैं। आग में जलते हुए भी सीमा हंसे जा रही थी। मैं वापस आऊंगी, तुम सबको मिटाने के लिए आऊंगी, डायन हूं मैं। सीमा सभी की नजरों के सामने जलकर खाक हो जाती है। गांव वाले डरे सहमे से खड़े थे, क्योंकि उनका मानना था कि डायन अपना बदला कभी नहीं भूलती। गांव वालों का क्या मानना था, उससे पुलिस को फर्क नहीं पड़ता था। इंस्पेक्टर चौधरी की टीम ने केस तो सुलझा लिया था, लेकिन सीमा की इस तरह से मौत ने उनके लिए एक और दिक्कत पैदा कर दी थी। सीमा वापस आएगी या नहीं, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन उस रात के बाद से अमावस्या की रात लोगों ने पूजा पाठ और घरों में गंगा जल छिड़कना शुरू कर दिया था, क्योंकि अमावस्या की ये काली रात काली शक्तियों के आगमन की रात है। अमावस्या की रात से
अनगिनत रहस्य जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ आज भी सुलझे नहीं हैं। पहली वाली कहानी दोस्तों काल्पनिक कहानी है और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की दोनों कहानी अच्छी लगी हो, अगर आप भी मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।